आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली हिंसा मामले की जांच में जुटी स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कल देर रात हुई है। उमर खालिद से स्पेशल सेल की टीम 2 बार पूछताछ भी कर चुकी है। पहली बार कुछ महीने पहले पूछताछ की गई थी, जबकि दूसरी बार करीब 10 दिन पहले उससे पूछताछ की गई थी। इतना ही नहीं, पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त किया था। खालिद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले 2 अलग-अलग स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप है। उमर खालिद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सेल्फी के चक्कर में एक गाड़ी में बैठे 2 लोग मौत के मुंह में फंस गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां की कारम नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और खतरनाक हुई नदी देखते ही देखते गाड़ी को निकल गई। इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। गणपति मंदिर है, गाड़ी एक कड़ाई ने जा रही है। सामने आई एक वीडियो में गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में गिरती हुई दिखी। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ओए विजय, कार जा रही, कार जा रही, कार। कारम नदी में अचानक आया सैलाब गाड़ी को काफी दूर तक बहा कर ले गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। चले जाओ। बताया जा रहा है कि नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुल 3 गाड़ियों को वहां नुकसान पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के पास लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में एक बैंक मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। इस घटना पर बीजेपी ने राज्य की उद्धव सरकार को आड़े हाथों ले लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करते हुए दिखे। हंगामे के समय एक पुलिस वाले ने बैंक मैनेजर को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी एक नहीं सुनी और बैंक मैनेजर को पीटना शुरू कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी ने राज्य की उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के नेता बुल्ढाना में एक बैंक मैनेजर के दफ्तर में गए और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। क्या यही इनका उखाड़ देना है? बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया। क्या 3 इडियट्स वाली मशहूर पेंगोंग झील अब चीन के कब्जे में चली गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पेंगोंग झील का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में कुछ चीनी पर्यटक किसी झील में बोट राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। नीली झील, स्लेटी पहाड़ और सफेद रेत, कहने को ये 3 रंग हैं, लेकिन इन सभी पर जैसे आसमानी रंग हावी है, जैसे कोई पेंटिंग हो। कुछ याद आया आपको? ये वही झील है जिसके आसपास मशहूर फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ चीनी पर्यटक क्यों घूम रहे? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस झील का पूरा नियंत्रण अब चीन के हाथों में चला गया। क्या भारतीयों को पेंगोंग झील घूमने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी? वायरल वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने झील से कमाई करनी भी शुरू कर दी है। ये देखिए, चीन ने तो झील घूमने आ रहे पर्यटकों से कमाई भी शुरू कर दी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में पूरे पेंगोंग झील पर चीन का कब्जा हो गया है? वायरल वीडियो के दावे की जांच के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें भारतीय सेना का एक वीडियो मिला, जिसमें सेना के जवान ठीक पेंगोंग झील के किनारे बैठे हुए हैं। उन जवानों को सेना के अधिकारी संबोधित भी कर रहे हैं। वीडियो इसी साल 23 अगस्त का है।
पड़ताल आगे बढ़ाने पर हमें चीन के एक सरकारी चैनल के एक पत्रकार का ट्वीट मिला, जिसमें उसने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के बारे में पत्रकार ने साफ लिखा है कि उनकी तरफ से पैंगोंग झील में लंबे समय से घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आना जाना है। पैंगोंग लेक की हम लोग बात करें, कुल मिला के 134 किलोमीटर की ये लेक है और इस लेक का 40% हिस्सा यानी कि 40 किलोमीटर के आसपास भारत के हिस्से में आता है, बाकी 60% जो है वो चीन के हिस्से में जाता है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर कटे हुए पहाड़ हैं, जिन्हें भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। पैंगोंग झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक LAC खत्म होती है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार हो चुका है। पैंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास चीन के सेना ने अपने बेस बनाए हैं। इसी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित फिंगर 4 को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में भारतीय फौज कई महत्वपूर्ण सामरिक चोटियों पर कब्जा जमाए हुए है। पैंगोंग त्सो एक गेटवे है चुशुल के लिए। जो भी देश चाहे चीन या हिंदुस्तान जो पैंगोंग त्सो के उत्तरी दिशा को डोमिनेट करेगा, तो इस 8 फिंगर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फिंगर 4। इस वक्त भारत की टेरिटरी यानी कि भारत जिसको अपना क्लेम करता है कि भारत के हिस्से में है वो जो है फिंगर 4 तक आ गया है। क्योंकि फिंगर 4 को चीन अपने हिस्से में मानता है, LAC का हिस्सा मानता है वो, तो अभी वो वहाँ पे मौजूद है। विवाद लगातार बना हुआ है। साफ है, वायरल वीडियो पैंगोंग झील के चीन अधिकृत भाग में शूट किया गया है और जहां तक 3 इडियट्स शूटिंग पॉइंट की बात है तो वो अब भी भारत के ही पास है। फिल्म के शूटिंग के बाद से तो यहां भारतीय पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। दरअसल लंबे वक्त से भारत चीन के बीच विवाद जारी है। इस बीच चीन ने एक नई चाल चली है। चीन ने पैंगोंग झील को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जबकि इस झील का कुछ हिस्सा भारत में तो कुछ चीन में है। जो हिस्सा चीन के पर्यटकों के लिए खोला गया है वो उसकी सीमा में आता है। ऐसे में यह दावा पूरी तरह से गलत है कि पैंगोंग झील चीन के कब्जे में चली गई है। चीन ने भारत के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया है। केरल सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील को कोल्लम में बीजेपी और कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। सोने की तस्करी के मामले में नाम सामने आने के बाद से केटी जलील का राज्य में लगातार विरोध हो रहा है। और कोल्लम में तो बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अचानक उनके काफिले को घेर लिया और हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री केटी जलील को काले झंडे भी दिखाए और उनके इस्तीफे की मांग भी की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को धकेलकर पीछे कर दिया, जिसके बाद केटी जलील की गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। इससे पहले मलप्पुरम में भी केटी जलील के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापा मारा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सरकारी आदेशों के खिलाफ एक बार में हुक्का परोसे जाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले बार का मालिक फरार हो चुका था। 5 महीनों के लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आज से जिम और योग केंद्र खुल गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर तक साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे बनकर तैयार हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रों में इस रोपवे का उद्घाटन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई। सरकार के इस कोरोना विजय रथ में 6 गाड़ियां शामिल हैं, जिनके जरिए लोगों को कोरोना और उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। फ्री में मास्क, सैनिटाइजर और जन जागरण के बातें कही जाएगी, जो बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 लोगों ने सड़क पर मिले 2.5 लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की। एक दिन पहले हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे दिखे।
इनमें पीछे बैठे शख्स के कंधों पर एक बैग लटका हुआ नजर आया जिसमें 9 लाख रुपए रखे थे। दोनों वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी बैग की चेन खुली होने की वजह से नोटों की कुछ गड्डियां नीचे गिरती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए बैग से वहां नीचे गिर गए और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। उनके वहां से गुजर जाने के बाद एक आदमी वहां पहुंचा और उसने ये पैसे वहां से उठा लिए। काफी देर बाद जब बाइक सवार पैसे ढूंढते हुए वहां वापस आए तो उसने बिना किसी देर किए उन्हें उनके 2.5 लाख रुपए उन्हें लौटा दिए। जिस व्यक्ति का पैसा ले जा रहे थे 9 लाख, उसने कहा 2.5 लाख यहाँ गिर चुका था। उसको मैं बाकायदा यहाँ बुलाकर वीडियो फुटेज दिखाया, फिर मैं उसको समझ पड़ गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी उसकी तारीफ की। न्यूज 18 इंडिया ने भारत चीन के बीच बने सीमा विवाद पर बड़ी पड़ताल की है। पड़ताल में पता चला है कि 29 और 30 अगस्त की रात कैसे भारतीय सेना के जाबाजों ने दक्षिणी पेंगोंग की कई चोटियों पर कब्जा जमाया, कब ये प्लान तैयार किया गया, कैसे इस ऑपरेशन के लिए SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास टोली को चुना गया। 29 से 30 अगस्त की उस अंधेरी रात में जो कुछ हुआ, चीन की आर्मी को उसकी भनक बहुत देर से लगी और जब तक चीन की लाल सेना जागी तब तक हमारे शूरवीर कई चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके थे। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भारतीय सेना के ऑपरेशन दक्षिण पेंगोंग पर बड़ी पड़ताल की। इस पड़ताल में पता लगा कि 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात LAC पर पेंगोंग झील के नजदीक भारतीय सेना ने कैसे चीन को धूल चटाई और कैसे अंधेरी रात में महज 120 मिनट के अंदर SFF ने कई चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। 29-30 अगस्त की रात को जिन चोटियों पर SFF की विकास टीम ने तिरंगा लहराया था, उस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि सेना की सुरक्षा में तैनात फॉर्मेशन ट्रूप्स को भी इसकी जानकारी नहीं थी। न्यूज 18 को 29 और 30 की रात की पूरी खबर पता लगी है, जिसके मुताबिक खुद जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कई दिन पहले ही कर ली गई थी। दिल्ली में आला अधिकारियों को खबर थी कि LAC पर पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में चीन की पोजीशन क्या है। चीन को करारा जवाब देने के लिए नई दिल्ली में बड़े सैन्य अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। चीन से कैसे छीनी पहाड़ियां। 24 अगस्त की दोपहर को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत भी मौजूद थे। उनके साथ बैठक में कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में चीन से अहम चोटियां छीनने की रणनीति बनाई गई। SFF की एक खास टीम को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। इस ऑपरेशन का खतरा समझते हुए CDS बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश भी दे दिए थे। SFF की टीम को खास वजह से चुना गया था। SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स माउंटेन डिवीजन की स्पेशल फोर्स होती है। 29-30 अगस्त की रात को हुए ऑपरेशन के लिए जिस SFF की टुकड़ी को चुना गया, उस टुकड़ी में तिब्बत के जवान भी शामिल थे। इस टुकड़ी को चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जवान उस तरीके के इलाके और मौसम में ढले हुए होते हैं। अगर हमें दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो 18,000 से 19,000 की फीट की ऊंचाई पर जहां लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये जवान वहां मैराथन भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश परवरिश इसी तरीके के इलाकों में हुई है। SFF की टीम चुने जाने के बाद ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई। ऑपरेशन में तय किया गया कि हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ चोटियों पर कब्जा किया जाएगा। इन चोटियों पर कब्जा करने के लिए SFF की टुकड़ियों को 120 मिनट का महज वक्त दिया गया। SFF की टुकड़ियों को सपोर्ट देने के लिए चोटियों के नजदीक बड़ी तोपें और मिसाइलें तैनात कर दी गई। भारतीय सेना ने अपने कैंपों में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। इसके अलावा कंधे से दागी जाने वाली इग्ला मिसाइल के साथ जवानों की तैनाती कर दी गई। जवानों को आदेश दे दिए गए कि चीन के एयरक्राफ्ट देखते ही ध्वस्त कर दिए जाएं। ऑपरेशन की तैयारी पूरी होते ही SFF की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया। साथ ही रेकी करके ये भी पता लगा लिया गया कि आखिर चीन की तैयारी क्या है। चीन ने मोल्डो के पास पांगुर लेक पर T-15 टैंक तैनात करके रखे थे। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि भारत कोई पलटवार करने वाला है।
एसएफएफ की टुकड़ी और भारतीय सेना ने तैयारी पूरी कर ली थी। एलएसी की ओर बढ़ते हुए सैनिक आगे बढ़ते चोटियों के नजदीक पहुंच चुके थे। तब इंतजार था अंधेरा गहराने का और जैसे ही अंधेरा गहराया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कमांडर का इशारा मिलते ही एसएफएफ की टुकड़ी ने इस पांगुर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिजली की गति से ये टुकड़ी 120 मिनट से पहले ही ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी। 31 अगस्त की सुबह से पहले 2000 भारतीय जवान चोटियों पर तैनात हो गए। चीन से वापस छीनी गई चोटियों पर फ्रेंच मिलान एंटी टैंक मिसाइल लगा दिए गए। इसके साथ ही कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए। इन हथियारों के सामने मोल्डो में खड़े चीन के टैंक बेकार खड़े रह गए और 31 अगस्त की सुबह तक साथ ये वाला जो मानसून सत्र है अपने आप में यादगार खास होने वाला है। काफी अहम ये सीधी प्रहलाद जोशी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं लोकसभा और आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। आज काफी अहम दिन है। पीएम मोदी को आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चेहरे पर उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और सभी लोग उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। कोरोना संकट के बीच आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 2 पालियों में चलेगा मॉनसून सत्र। सुबह आज लोकसभा की कार्यवाही 9 बजे से होगी और पीएम मोदी जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है अब वो मीडिया को संबोधित करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल है ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें
कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। सबसे अहम बात उन्होंने कही कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है, सभी सांसद कर्तव्य का पालन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती है, वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा चर्चा सदन में होती है, लोकसभा में होगी, जितना वैल्यू एडिशन हम कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुश्किल की घड़ी में हमारे जवान सीमा पर डटे हुए हैं, संसद परिसर से यह संदेश जाएगा कि पूरा देश उन सभी वीर शूरों के साथ खड़ा हुआ है, सभी सांसदों के साथ पूरा देश है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बजट सत्र को रोकना पड़ा था कोरोना की वजह से, और अब एक बार फिर से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कोई छुट्टी नहीं होगी, शनिवार इतवार की कोई छुट्टी नहीं होगी और 1 अक्टूबर तक ये सत्र चलेगा। जब तक दवाई नहीं आ जाती है, ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये संदेश पीएम मोदी ने संसद परिसर से दिया है। अब से कुछ देर में, सिर्फ 15 मिनट का बाकी समय रह गया है, जब 9 बजे मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी लोकसभा से। क्योंकि आपको बता दें, 2 पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। आज पहले दिन पहले लोकसभा की कार्रवाई होगी, फिर दोपहर बाद राज्यसभा में आज उपसभापति का चुनाव भी होना है। इस बीच विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को घेरा जाए, चाहे फिर वो चीन का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था हो, कोरोना वायरस हो। लेकिन पीएम मोदी ने एक अहम संदेश आज दिया है कि कोरोना है तो कर्तव्य भी है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए सभी सांसद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संसद परिसर में मौजूद रहेंगे। इस बीच कुछ बड़े चेहरे आज संसद की कार्रवाई में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक 5 सांसदों को कोरोना हो चुका है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद इसके अलावा 1 सांसद का निधन हो चुका है। अब आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कई अहम बिल सरकार की कोशिश होगी कि उसको पास किया जाए। पीएम मोदी ने ये संदेश दिया है कि जो महामारी है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के वैक्सीन का इंतजार है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। देखिए, मास्क लगाकर वो संसद भवन पहुंचते हैं और जब मीडिया को संबोधित करते हैं, एक संदेश देते हैं कार्रवाई से पहले, संसद की कार्रवाई से पहले, उस वक्त ये कहते हैं कि
देश जवानों के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों से रिश्ते इस वक्त मुश्किल दौर में हैं। जो चीन से हमारा तनाव बना हुआ है, मुश्किल चुनौतियों का सामना हमारे जवान करते हैं, लेकिन हर बार पीएम मोदी ये संदेश देते हैं कि देश जवानों के साथ खड़ा है। 2 शिफ्ट में इस बार संसद की कार्रवाई चलेगी। मॉनसून सत्र में 47 बिल भी पेश होने हैं, तो काफी अहम होने वाला है ये सत्र। नॉन स्टॉप यानी कि 18 दिन तक, 1 अक्टूबर तक ये सत्र चलने वाला है। आज से इसकी शुरुआत होगी सुबह 9 बजे और कल से जो होगा, पहले राज्यसभा की कार्रवाई होगी, फिर लोकसभा की कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो कि इस सत्र की शुरुआत हो रही है 9 बजे, इसमें पहले लोकसभा की कार्रवाई होगी और दूसरी शिफ्ट में जब पूरा सैनिटाइजेशन का काम हो जाएगा, फिर राज्यसभा की कार्रवाई होगी और उप सभापति का चुनाव भी होना है। और इस बीच जो सांसद है उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो एक शीट से एक सांसद को दूसरे सांसद से अलग किया जाएगा, बीच में शीट लगाई जाएगी, यानी कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजाम हो चुके हैं। और इस बीच विशेष परिस्थितियों में यह सत्र बुलाया गया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब पीएम मोदी गाड़ी से उतरते हैं, संसद भवन में पहुंचते हैं, उसके बाद उनका स्वागत होता है और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये संदेश पीएम मोदी हर मंच से देते हैं। हम सबको करना ही करना है और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। हम सभी लोग दुनिया को इस संकट से बाहर निकालने में कामयाब होंगे। और पीएम मोदी ने अहम बात यह कही कि वैक्सीन का इंतजार है, चाहे फिर कोई भी देश इसको निकाले, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, कोरोना की दवाई नहीं आ जाती है, तब तक हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा और ढिलाई नहीं बरतनी होगी। ये संदेश पीएम मोदी हर मंच से देते हैं और आज संसद परिसर से भी उन्होंने यही संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि रविवार और शनिवार को भी संसद चलेगी, यानी कि नॉन स्टॉप 18 दिन तक। काफी अहम यह सत्र रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, चाहे वो चीन के साथ हमारा सीमा विवाद हो। इस बीच पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि जो मुश्किल परिस्थितियों का सामना हमारे जवान कर रहे हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से। लंदन से तुर्की जा रहे इजी जेट के एक विमान में एक यात्री ने अफ्रीकी मूल की एक महिला पर हमला कर दिया। आरोप है कि नस्लीय टिप्पणी करने पर महिला ने विरोध जताया था और सामने आए एक वीडियो में उसे ऐसा कहते हुए भी सुना गया। नस्लीय टिप्पणी पर उसने आपत्ति जताई तो एक यात्री बुरी तरह भड़क गया। यही नहीं, उसने लोगों की काफी समझाने के बावजूद उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद जब इजी जेट का विमान तुर्की के अंताल्या पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस पर विमान में मौजूद यात्रियों ने तालियां भी बजाईं।
इस घटना पर ब्रिटेन की निजी एयरलाइंस कंपनी ईज़ीजेट ने भी दुख जाहिर किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी उफनती नदी को पार करते वक्त सैलाब के बीच फंस गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, जिन्हें उनकी लापरवाही ने खतरे में डाल दिया। नदी को पार करते वक्त गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई। सामने आए एक वीडियो में गाड़ी में फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। किसी तरह इलाके के लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन से गाड़ी को भी खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। इलाके के लोगों ने बताया कि पुल नहीं होने की वजह से लोगों को इसी तरह जान खतरे में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। महाराष्ट्र के कोरोना के बढ़ते मरीजों पर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार जाने को राज्य सरकार की नाकामी बताया और इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोरोना के संकट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर पार्टी ने 7 दिनों तक राज्य में शोक मनाने का ऐलान किया। इस बीच पार्टी का झंडा झुका रहेगा। साथ ही इन 7 दिनों में आरजेडी की तरफ से कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में जमीन विवाद की शिकायत देने पुलिस थाने पहुंचे एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आरोप है कि पुलिस थाने में उसकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, जिसके बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की। बारूद से बना बम तो सबने देखा सुना होगा, लेकिन क्या आपने पानी से बने बम के बारे में सुना है? सोशल मीडिया पर दावा है कि चीन ने ऐसा ही बम बना लिया है जो पानी से बना हुआ है। ऐसा बम जो सभी जगह हर हालात में धमाके कर सकता है। पानी से बना बम इतना कारगर। न आग उगलती बंदूकों का शोर होगा, न ही तोपों का धमाका होगा। और मिसाइलों की मार भी नहीं होगी। चीन की बदनीयती का एक और सबूत है उसका नया बम। हर जगह, हर मौसम और हर हालात में अपना काम करता है ये वाटर बम। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यही वो बम है जो पानी से बनाया गया है, जिसे चीन में बनाया गया है। ये चीन का बनाया हुआ पानी बम है, इतना घातक कि पहाड़ तोड़ दे और इतना लचीला कि कहीं से भी काट लो और धमाका कर लो, धमाकेदार। लेकिन ये तो किसी हॉट डॉग, सीख कबाब या सॉसेज की तरह दिख रहा है। सच में ये बम ही है ना? पानी से बम कैसे बनाया जा सकता है? क्या चीन ने नए तरह के बम का आविष्कार किया है या फिर ये चीन का कोई नया प्रोपेगेंडा है? हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें चीन के सरकारी न्यूज चैनल पर एक वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो की तरह का ठीक वैसा ही पाइप की तरह दिखने वाला बम दिखा, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया गया है। लेकिन क्या ये बम है और पानी से बना है? चीनी मीडिया ने इसके बारे में लिखा है, रॉकेट तक का सफाया कर देने वाला विस्फोटक, जिसे मीट की तरह काटा जा सकता है। यानी जितना बड़ा धमाका करना है उसके मुताबिक इसे काट कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वाकई चीन ने ऐसी तकनीक खोज ली है? यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। बेलारूस में 9 अगस्त को चुनाव हुए थे, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जीत हुई थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई।
जिसके खिलाफ बेलारूस में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी मिन्स्क में तो प्रदर्शन के समय लोग हिंसक हो गए। सड़कों पर उतरे लोगों को काबू करने के लिए सेना की भी मदद ली गई। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों से टकराव के बाद उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। राष्ट्रपति के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 26 साल से बेलारूस की सत्ता पर जमे हुए हैं, लेकिन वहां विपक्ष उन पर धांधली के तहत चुनाव जीतने का आरोप लगा रहा है, जिसके खिलाफ 10,000 से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। बड़े पैमाने पर हुए इस प्रदर्शन का एक चौंका देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें चारों तरफ भीड़ का हुजूम दिखा। मुंबई के सायन अस्पताल में एक कोरोना मरीज का शव गलत परिवार को देने के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि इस लापरवाही की वजह से परिवार ने उस शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जब ये बात मरीज के परिवार के लोगों को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। भीड़ में शामिल लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की भी कोशिश की। हालांकि काफी हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन चले गए। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 2 कर्मचारियों को भी आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। हम लोग को बता रहा है कि हमारी बॉडी उधर नहीं है, उन्होंने अंतिम संस्कार उस पे कर दिया है। पुलिस ने भी अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोपों की जाँच का भरोसा दिया। लंदन में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक हंस ने एक आदमी पर हमला कर दिया। हंस के हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया, जिसमें दिखा कि वो आदमी उस हंस के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो हंस ने उसे अपने पंख से मारने की कोशिश की। जाली में फंसने के बाद हंस का बच्चा खुद से निकल नहीं पा रहा था और वो आदमी उसे निकालने में जुटा हुआ था, लेकिन हंस को लगा कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है और गुस्से में आकर उसने हमला करना शुरू कर दिया। Stop it. Stop it. Because it really hurts. हालांकि हंस के हमले के बावजूद वो आदमी अपने काम में जुटा रहा और आखिरकार उसने उस बच्चे को जाली से निकाल दिया, जिसके बाद उसने उसे पानी में छोड़ दिया। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हुआ। ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल एक बार फिर से शुरू हो गया। इससे पहले वैक्सीन के परीक्षण के आखिरी चरण में एक आदमी के बीमार होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। वैक्सीन बनाने की दौड़ में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन सबसे आगे बताई जा रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 6 गाड़ियां बरामद होने की भी जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें वो पुलिस की वर्दी में नजर आए। हालांकि उनकी इस फिल्म का नाम अब तक सामने नहीं आया है। यूपी के सीतापुर में एक पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुजारी का शिष्य भी बताया जा रहा है। इस मामले में राज्य की योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता के सुरेश और टीएमसी नेता सौगत रॉय ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर नोटिस दिया है। ये नोटिस 10,000 से ज्यादा भारतीयों के अकाउंट की जासूसी के मामले में चर्चा के लिए दिया गया है। चीन पर कई खास लोगों और संस्थानों की जासूसी का आरोप लगा है और इसको लेकर के ये नोटिस दिया गया है। आपको बता दें 10,000 से ज्यादा भारतीयों की जासूसी का आरोप चीन पर लगा है और इसी को लेकर के नोटिस दिया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर ये नोटिस दिया है। We are very keen in raising some issues like this Indo-China economy, COVID issue, new education policy. All these things we are to raise, and we have also conveyed our intention, and we have also given subsequently notices also. क्या धरती पर भगवान शिव ने फिर से अवतार ले लिया है? शिव अवतार के भी भगवान शिव की तरह ही 3-3 आंखें हैं, लेकिन कलयुग में यह अवतार हमारे देश में नहीं बल्कि भारत से 7,000 किलोमीटर दूर जर्मनी में हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। दावे के साथ एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक बच्चे को 3-3 आंखें हैं। अरे ये क्या, इस बच्चे की तो 3-3 आंखें हैं। छोटी सी उम्र के बच्चे के चेहरे में ना तो उसका भोलापन नजर आ रहा है और ना ही मासूमियत उभर कर सामने आ रही है।
बच्चे के चेहरे पर जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो है उसकी आंखें, वो भी 3-3। बच्चा बड़े ही मासूम तरीके से लेटकर कैमरे की तरफ देख रहा है, चिप्स खा रहा है। पीछे से उसके माँ बाप उसे कैमरे में देखकर हाय करने के लिए कह रहे हैं, से हाय। सोशल मीडिया पर इस बच्चे की वीडियो खूब वायरल है। माथे पर तीसरी आंख होने की वजह से लोग इसे भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। क्या बात है, जय हो भोले की। ट्विटर ही नहीं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर भी शेयर किया जा रहा है। साक्षात शिव जी का अवतार, क्या बात है। लेकिन भारत की बजाय जर्मनी में क्यों चले गए शिव भगवान? जर्मनी में 3 आंखों वाले बच्चे की यही वीडियो एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने भी चलाया है। दावा वही, जर्मनी में 3 आंखों वाला बच्चा मिला। लाजमी क्लिक करें। सोशल मीडिया पर आते ही 3 आंखों वाले बच्चे की वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हो सकता है ये वीडियो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भी आया हो। 3 आंख वाले इस बच्चे का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए इस वीडियो की पड़ताल जरूरी है। क्या सच में किसी 3 आंखों वाले बच्चे ने जन्म लिया है? बच्चा जर्मनी में ही है और स्वस्थ है? कहीं ये किसी तकनीक का कमाल तो नहीं? वायरल वीडियो के जो मैसेज है उसमें जर्मनी का जिक्र है, लिहाजा हमने जर्मनी के अखबार और न्यूज रिपोर्ट्स में 3 आंख वाले बच्चे की पड़ताल शुरू की। इतनी बड़ी खबर है, किसी तो अखबार में रिपोर्ट होगी। जर्मनी के किसी समाचार चैनल में तो ये खबर चली होगी। 1 सप्ताह तो क्या, हमने पिछले 1 साल के अखबारों को तलाश कर लिया, लेकिन ऐसी कोई खबर किसी जर्मन अखबार या केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13 पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान सदस्य थे। श्री एच बसंत कुमार रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य। इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित जसराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया। पंडित जसराज का निधन 90 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 2020 को हुआ। श्री गुरदास सिंह बादल
पंजाब के फजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल वर्ष 1967 से 1969 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल का निधन पंजाब के मोहाली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह सोली लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उसके एक कार्यकर्ता की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया, जबकि पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी सड़क के बीच बैठ गए और जाम लगा दिया। मौत से गुस्साए लोगों ने टीएमसी के खिलाफ नारे भी लगाए। इससे पहले पेड़ से लटके शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। मौत पर शुरू हुए हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने लोगों को जांच का भरोसा दिया। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच चीन से सबसे बड़ी खबर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ देश के अंदर विद्रोह तेज हो गया है। शी जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाकर देश की नाक कटवा दी है, क्योंकि चीन की सेना को लद्दाख में करारी चोट लगी है। उनके हाथ से कई अहम चोटियां निकल चुकी हैं। गलवान की झड़प के बारे में भी चीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया ने चीन की पोल खोलते हुए रिपोर्ट जारी की है कि किस तरह चीन की सेना की लद्दाख में भद्द पिटी और 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1962 के बाद पहली बार चीन को भारत ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन की सेना ने घुटने टेक दिए। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो और स्पांगुर त्सो झील के आसपास की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीन की सेना बेहाल हो गई है। भारतीय सेना की मजबूती की खबर फैलते ही चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भड़क गया है। अब शी जिनपिंग के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाजें उठने लगी है, जिससे उनकी गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है। एलएसी पर चीन ने इस इरादे से तनाव को बढ़ाया ताकि वो भारतीय इलाकों के कुछ जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन इस बार तो भारतीय सेना ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को उन चोटियों से नीचे पटक दिया जहां पर चीन 1962 के बाद से अपना हक जताता रहा है। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके के चुशुल सब सेक्टर के आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे की खबर फैलते ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है, क्योंकि चीन की सेना ने एलएसी के जिस इलाके से नियंत्रण खोया है वो सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, कुरंग हिल और मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ भी है। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो है जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर से ये बड़ी हार की खबर मिली, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है।
भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 5 बार बैठक हुई, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर चीन को बैकफुट में ढकेल दिया। अब जब बातचीत की मेज पर चीन आएगा तो इसके तेवर ढीले रहेंगे और तब भारतीय सेना सख्ती से इस बात को कहेगी कि वो अपने सैनिकों को अप्रैल वाली स्थिति पर वापस ले जाए। चीन के तेवर ढीले पड़ने के पीछे की वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ नाम की इन 2 चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन के नियंत्रण वाला इलाका भी है। इन चोटियों से स्पांगुर त्सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये 2 घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर त्सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने भी हैं। देखिए, ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2 और ये नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने तनाव बढ़ने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहां मौजूद रहता है। सितंबर के महीने की शुरुआत से ही रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। चीन इसी बात से बेचैन है क्योंकि वो कोई भी हरकत करता है तो उसकी हर मूवमेंट की खबर भारत को पहले ही लग चुकी होती है। इसीलिए चीन के सैनिकों ने जब सितंबर की शुरुआत में ही मध्यकाल के हथियार, भाले, फरसे लेकर अटैक की कोशिश की थी तो ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया था। सैटेलाइट इमेज के लिहाज से तो हम देख चुके हैं कि भारत की सेना कितनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम आपको उस एंगल से भी दिखाने वाले हैं जिससे साफ साफ दिखाई देगा कि चीन कितनी बड़ी मुसीबत में यहां फंस चुका है। इस एंगल से देखकर साफ समझा जा सकता है कि असीम विस्तार तक दूरबीन थामे हुए हमारे सैनिक चीन की हरकत को कैसे देख रहे हैं। ये चोटियां हैं रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ। इन दोनों चोटियों के बीच 2 दर्रे हैं, यानी वो समतल जगह जहां चीन अपने साजो सामान, हथियारों के साथ चढ़ाई करने का प्लान बना सकता है। सामने नजर आ रही स्पांगुर त्सो झील, इसी झील के किनारे पर चीन के कैंप लगे हुए हैं। यानी अगर चीन जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिकों को बहुत पहले इसकी भनक लग जाएगी। और इतना ही नहीं, इन चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक LAC के कई किलोमीटर दूर अंदर तक चीन पर नजर रख रहे हैं। स्पांगुर झील के नजदीक ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना रोजाना अपना किला मजबूत करती चली जा रही है और करीब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी चीन की सेना हाथ पर हाथ धरे ये सब कुछ देखने को मजबूर है। LAC पर भारतीय सेना की मजबूती की खबर CPP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी है और उसके बाद से ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। शी जिनपिंग के इशारे पर गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की वो खबर जिसको कि अब तक दबाया रखा गया था, उसे अमेरिकी मीडिया ने खोल दिया, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया में चीन की नाक कट चुकी है। अमेरिकी मीडिया की न्यूज वेबसाइट न्यूज वीक की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा गया है कि चाइनीज आर्मी फ्लॉप इन इंडिया, यानी सीमा विवाद बढ़ाने वाली चीन की सेना नाकाम हो चुकी है। अब शी जिनपिंग आगे क्या करेंगे? इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि भारत पर मानसिक दबाव बनाने के लिए चीन की सेना गलवान में घुसी थी। चीन की सेना ने उस वक्त सोचा था कि भारत पलटवार नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा में भारतीय सेना ने पलटवार किया और रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की उस झड़प में चीन के सबसे कम 43 सैनिक मारे गए होंगे।
इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरने वाले सैनिकों की गिनती 60 भी हो सकती है। रिपोर्ट में भारतीय सेना की तारीफ में लिखा गया कि 50 साल में पहली बार भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा है और चीन ने जो चोटियां कब्जाई थी, भारत ने उसे वापस हासिल कर लिया है। अब पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में अहम चोटियों पर भारत का कब्जा हो चुका है और भारत के पलटवार से चीन की सेना भौचक हो गई है। कुछ दिन पहले सरहद पर चीन की कब्रगाह की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा कब्र दिखाई दे रही थी। चीन भारत की इस मजबूत स्थिति से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन वापस लौट नहीं सकता और घुसपैठ करने लायक भारतीय सेना ने चीन को छोड़ा नहीं। इसलिए शी जिनपिंग अब झूठ के सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं। तिब्बत के पठारों में उसकी सेना गोलाबारी कर रही है और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर चीन की जनता को बहला रही है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया। इजराइल के पीएम बेनियामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद से ही वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच एक आदमी ने अपना विरोध जताने के लिए खुद को बिजली के खंभे से बांध लिया। उस आदमी के गले में एक चेन भी बंधी नजर आई। इस दौरान सैकड़ों लोग उसके आसपास खड़े हुए दिखाई दिए। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बावजूद वहां लोगों ने न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि कुछ लोग तो उस आदमी के गले मिलते भी नजर आए। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और उसके गले में बंधी चेन को तोड़ा गया। चेन के टूटने के बाद उसे अस्पताल भिजवाया गया। बताया गया कि कई घंटों तक बंधे होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस के आने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड होंगे, जबकि लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से ही बने हुए हैं, जिन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लद्दाख के कई इलाकों को अब हवाई रूट से जोड़ा जाएगा और इस कदम के बाद अब चीन और ज्यादा घबराएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस अहम योजना को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के शिरडी में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने साईं मंदिर खोलने की मांग पर प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से साईं मंदिर में जाने पर रोक लगी है, जिसके विरोध में एमएनएस के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने मंदिर खोलने की मांग करते हुए जुलूस निकाला। हाथों में बैनर और पोस्टर पकड़े ये लोग मंदिर के पास पहुंच गए और अंदर जाने पर अड़ गए। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग डटे रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत भी शुरू की, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल 5 लोगों को मंदिर में पूजा करने की इजाजत दे दी गई। पुलिस की मौजूदगी में इनमें 5 लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए, लेकिन ये सभी लोग कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियम भूल गए। मंदिर के अंदर हो या फिर बाहर, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच ये सत्र 18 दिनों का है, जो बगैर किसी छुट्टी के लगातार 1 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के समय सियासी तापमान बढ़े रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस सत्र में सरकार 23 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें 11 विधेयक अध्यादेशों की जगह लेने के लिए लाए जाएंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोपहर 3 बजे राज्यसभा में उप सभापति का चुनाव होना है। एनडीए की ओर से जेडीयू सांसद हरिवंश तो विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा उम्मीदवार हैं। सभी दलों के नेताओं ने संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। मुझे आशा है ये संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा, सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के व्यापक इंतजाम के साथ चलेगा। हमारे चाइनीज एग्रेशन है, कोरोना पेंडेमिक है, इकोनॉमी है, बेरोजगारी है, माइग्रेंट लेबर की हालत पे चर्चा करना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास। चाइना के मुद्दे पे हम चर्चा चाहते हैं, क्या हो रहे हैं, क्या होने वाला है, स्थिति क्या है, ये सारे सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान के आम लोग यह जानना चाहते हैं।
केरल के मालापुरम में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के युवा संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राज्य सरकार के मंत्री केटी जलील के खिलाफ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश में दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इस लाठीचार्ज के बावजूद कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे, वो वहीं जमीन पर बैठकर अपना विरोध जताने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी भी मच गई। बाद में कई कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सोने की तस्करी के आरोपी मंत्री के खिलाफ रैली निकाली, जो कई इलाकों से होकर गुजरी। सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 लोगों की आज कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक ये 6 ड्रग्स तस्कर आरोपी मिरांडा और शोविक से लगातार संपर्क में थे। एनसीबी ने इनमें से एक ऑटो वाले को भी गिरफ्तार किया है, जो ड्रग्स की सप्लाई का काम करता था, ताकि पुलिस और जांच एजेंसी को कोई शक न हो। एनसीबी के इन सभी को मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। कोरोना संकट के बीच देश भर में नीट की परीक्षाएं आयोजित की गई। इस महामारी की वजह से नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग पर खूब हंगामा भी हुआ था, लेकिन सुरक्षा के सभी उपायों के साथ देश भर में ये परीक्षाएं ली गई। दिल्ली के मयूर विहार से सामने आई तस्वीरों में परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के खास इंतजामात नजर आए। मास्क और दस्ताने पहने हुए छात्रों को ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। उनके बीच दूरी बनाए रखने के लिए जमीन पर बने निशान भी नजर आए। अंदर जाने से पहले सभी छात्रों के तापमान की भी जांच की गई। बहुत से सेफ्टी है और यहाँ पे हैंड ग्लव सब मतलब सब यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे हो रहा है मेंटेन। परीक्षा केंद्र के अंदर भी छात्रों के बीच दूरी का ख्याल रखा गया। कोरोना से बचाव के लिए उन्हें एक दूसरे से दूरी पर बिठाया गया। देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में 6 हवाई पट्टी, 22 हेलीपैड होंगे, जबकि लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से बने हुए हैं, जिन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। तो लगातार हमारा विवाद चीन से चल रहा है, चीन सीमा पर, और ऐसे में लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। ये केंद्र सरकार ने अहम योजना को मंजूरी दे दी है और इससे चीन घबरा गया है जब से इस योजना को मंजूरी मिली है। राजस्थान के भीलवाड़ा में डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें खुद को तांत्रिक बताने वाले एक बाबा ने इलाज के नाम पर जुल्म किया। वो एक नाबालिग लड़की का इलाज करने के लिए उसके घर पहुंचा और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए अजीबोगरीब हरकत करने लगा। हाथ में तलवार पकड़कर वो घर के अंदर चीखता चिल्लाता रहा। सामने आई तस्वीरों में वो बाबा फर्श पर बड़ी लड़की को अपने पैरों से कुचलता नजर आया। इसके बाद उसने अचानक उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटने लगा। जुल्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। ढोंगी बाबा ने बाल को इतने जोर से खींचा कि उस लड़की की चीखें निकल गई। इलाज के नाम पर तांत्रिक की इस करतूत को परिवार वाले भी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद फर्श पर पड़ी उस लड़की के ऊपर पानी डालने के बाद वो उसके करीब लेटकर सोने का दिखावा करने लगा। इस वीडियो के वायरल होते ही बाबा फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि भारत ने चीन की साजिश का जवाब देते हुए एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह बनाया है, जिसके निकलने के लिए चीन छटपटा रहा है। दरअसल चीन ने भारत को समंदर में घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की साजिश का जाल बुना था, लेकिन भारत ने चीन की साजिश का जवाब देते हुए उसके चारों तरफ नेकलेस ऑफ डायमंड का एक ऐसा अभेद किला बनाया है, जिसकी बदौलत चीन समंदर और जमीन दोनों ही जगहों पर बुरी तरीके से घिर चुका है। ये उसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब चीन गलती पर गलती किए जा रहा है। समंदर में चीन की साजिश नाकाम। अपनी ही साजिश के जाल में घिरा चीन। भारत के चक्रव्यूह में फंसा चीन। चीन दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना लेकर बैठा है। इसीलिए चीन ने साल 2005 में समंदर में भी अपनी साजिश की बुनियाद रखी।
हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने की गरज से चीन ने भारत के चारों तरफ अपनी साजिश का जाल बिछाना शुरू कर दिया और इसके लिए अपनी साजिश को नाम दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। अपनी इस साजिश के तहत चीन समंदर के रास्ते दुनिया के कई अहम इलाकों में अपने अड्डे बनाना चाहता है। चीन इस साजिश के तहत काम भी शुरू कर चुका है और इतना ही नहीं, चीन इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बना भी चुका है या फिर इन देशों के बंदरगाहों पर मौजूद है। मसलन वियतनाम के स्पार्टली और सिनहॉकविले टापुओं पर चीन की मौजूदगी है। कंबोडिया में क्राथल संधि में भी चीन के नौसेना का अड्डा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के मलय प्रायद्वीप के कोको द्वीप तक चीन की पहुंच है। म्यांमार के क्याकप्यू बंदरगाह पर चीन का दखल है। बांग्लादेश के चित्तागोंग पोर्ट पर भी चीन मौजूद है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को चीन 99 साल की लीज पर ले चुका है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के कब्जे में है। इराक के अल अहदाब बंदरगाह में भी चीन मौजूद है। केन्या के लामू पोर्ट को भी चीन इस्तेमाल कर रहा है। सूडान के पुर्टो पोर्ट को भी चीन अपने फायदे के लिए विकसित कर रहा है। जिबूती में चीन अपना सैन्य अड्डा बना चुका है। जिसको आप मोती की माला भी कहते हैं, वो एक जो पॉलिटिकल थ्योरी है जो चाइना ने इजाद किया था 80 के दशक से, और वो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में है जियोपॉलिटिकल उसकी थ्योरी। और वो चाहता है कि जितने भी यदि उसके जो सी रूट ऑफ कम्युनिकेशन है, खास करके जो उसका साउथ चाइना सी से चलती है, जिसके अंदर में मेनलैंड चाइना से लेकर के पोर्ट ऑफ सुदान तक आता है अफ्रीका के अंदर, और उसमें बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं। उसको ये चिंता है कि ये जब यदि वो कोई कार्रवाई करता है सामरिक दृष्टि से, खास करके जो इंडियन हमारी नेवी है उसकी ये कैपेबिलिटी है, इन सब को हम चोक कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके पूरे, क्योंकि तकरीबन 60 से 70% 80% उसकी तेल यहीं से जाती है, इसी सील रूट ऑफ कम्युनिकेशन से, तो वो पूरी की पूरी चोक हो जाएगी। हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व है। खासकर मलक्का जल संधि को भारतीय नौसेना ही कंट्रोल करती है। लिहाजा मलक्का जल संधि चीन की चिंता का सबब बनी हुई है। चूंकि चीन का अधिकांश कारोबार इसी जलमार्ग से होता है, लिहाजा चीन को हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि अगर भारत के साथ तनाव ऐसे ही बढ़ते रहा तो भारत कहीं इस रास्ते को ही ना रोक दे। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारतीय नौसेना ने ये रास्ता बंद कर दिया तो चीन को एक साल में 84 अरब से लेकर 200 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए चीन ने भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की साजिश की बुनियाद रखी थी। लेकिन भारत ने भी चीन की रची गई इस साजिश का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि आज की तारीख में चीन अपनी ही साजिश में घिर चुका है। दरअसल भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स साजिश का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड यानी हीरों के हार से दिया है और चीन के चारों तरफ ऐसा एक चक्रव्यूह तैयार किया जिससे तोड़ना अब चीन के लिए नामुमकिन है। नेकलेस ऑफ डायमंड। भारत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर अपनी नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम समझौता किया। इसके अलावा इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट पर भी भारतीय नौसेना की मौजूदगी है। ये बंदरगाह मलक्का जल संधि के बेहद करीब है। इसके अलावा इसके पास भारत के दक्षिणी निकोबार और इंदिरा पॉइंट हैं और चीन से जंग की सूरत में ये दोनों तरफ भारतीय नौसेना की मौजूदगी से चीन को मलक्का जल संधि में घेरना आसान भी होगा। इतना ही नहीं, ओमान के दुक्म बंदरगाह से भारत की नौसेना चीन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। सेशल्स के एग्जम्पशन आइलैंड में भारतीय नौसेना के ठिकानों की बदौलत चीन समंदर में भारत के आगे बौना नजर आता है। ईरान के चाबहार बंदरगाह से भारत ग्वादर पोर्ट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। इसके अलावा भारत चीन के पड़ोसी मंगोलिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। थ्योरी है ये टोटल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को नकारा करना इंडियन ओशन रीजन्स में, और इवन साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, येलो सी तक का वो इलाका आता है। इसमें सबसे पहले हम लोग अपना नेवल बेस है जो इंडिया बना रहा है, वो सिंगापुर में है। दूसरा अजम्पशन आइलैंड सेशल्स में है।
दो चाबहार में ऑलरेडी जानते हैं, जो कि ईरान के ऊपर में है, या पोर्ट वियतनाम से, और मंगोलिया जो चाइना के नॉर्थ में है, वहाँ पर भी हम अपनी रक्षा जो समझौता हैं, रक्षा एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो नेकलेस और डायमंड, हम उनके ऊपर, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को डायमंड तोड़ेगा, डायमंड उसकी काट होगी। इसका फायदा ये है कि भारत की जो नौसेना है उनको अपने उपयोग के लिए बंदरगाह मिले हैं, ताकि चीन को जरूरत पड़ने पर उसको घेरा जा सके, और जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है उसको काउंटर किया जा सके। भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फ्रांस और दक्षिण कोरिया के साथ अहम रक्षा करार किए हैं। लिहाजा अब ये तमाम देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बाद अमेरिका और फ्रांस एक बड़ी ताकत है, और इस इलाके में उसके कई नौसैनिक अड्डे भी हैं। इनमें से एक अफ्रीकी देश जिबूती में फ्रांस और अमेरिका दोनों के सैनिक अड्डे हैं, और अब भारतीय नौसेना भी जिबूती समेत इन तमाम नौसैनिक ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए करार के बाद भारतीय सेनाएं सुंदा जल संधि के कोकोस द्वीप की सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगी। चीनी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां सुंदा जल संधि से होकर ही हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं, और जंग की सूरत में चीन की नौसेना के इस इलाके में आते ही वो भारतीय नौसेना के निशाने पर होंगे। इतना ही नहीं, भारत, अमेरिका और जापान पूर्वी चीन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक समंदर के भीतर सेंसर और सोनार की ऐसी हाईटेक दीवार खड़ी करेंगे, जिससे चीनी पनडुब्बियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और जंग के हालात में उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत के निशाने पर है। भारत ने चीन को घेरने के लिए चीन के पश्चिमी सीमा के पड़ोसी मुल्कों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ भी अहम रक्षा करार किए हैं। यानी चीन के चारों तरफ भारत का चक्रव्यूह तैयार है, और चीन इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन इस हकीकत से चीन भी वाकिफ है कि भारत ने उसके चारों तरफ एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह बनाया है, जिसे चीन कभी भी किसी भी सूरत में तोड़ नहीं पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से जुड़ी हुई। एलएसी पर भारत की कड़े तेवर के बाद चीन डरा हुआ है, ऐसे में वो झूठ फैलाने में जुटा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनाव के बीच फिर 1962 की जंग का जिक्र किया है। चीन को डर है कि अगर जंग हो गई तो उसे भारत से निपटना मुश्किल होगा। ऐसे में उसने लिखा कि भारत को सैन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए और दोनों देशों को एक होना चाहिए, जबकि सभी जानते हैं कि चीन एक तरफ बात करता है तो दूसरी तरफ धोखा देने की फिराक में रहता है। तेलंगाना के निजामाबाद में एक ट्रक ने टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और खुद डिवाइडर में जा घुसा। ट्रक की टक्कर से 3 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। तो निजामाबाद की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर एक ट्रक ने पीछे से गाड़ियों को टक्कर मारी और इसमें 3 गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है। आप देखिए, टक्कर मारते हुए ट्रक डिवाइडर से जा भिड़ा। ये तस्वीरें तेलंगाना के निजामाबाद में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और उसके बाद लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। क्या रफ्तार काफी ज्यादा थी जिस वजह से ट्रक बेकाबू हो गया, ये जांच का विषय है। लेकिन किस तरीके से ट्रक ने पीछे से गाड़ियों को टक्कर मारी, फिर ट्रक खुद डिवाइडर से जा टकराता है। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। राज्य में कानून व्यवस्था के खराब हो जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर सांकेतिक विरोध जताया। और इसके लिए कार्यकर्ता एक भैंस को लेकर पहुंचे, जिसके सामने बीन बजाकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि नाकामियों के बावजूद योगी सरकार कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
करनी है वो सरकार बदलनी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए, जिनके जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा गया। समाजवादी पार्टी के इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए वहां भीड़ भी जुट गई। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने दिखावटी वीडियो जारी किया है। चीन का ये प्रोपेगेंडा वीडियो तिब्बत मिलिट्री कमांड के सैनिकों का है, जिसमें वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट से जंप करते नजर आ रहे हैं। चीन इससे पहले भी ऐसे वीडियो जारी कर चुका है। वहीं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने ग्लोबल टाइम्स के वीडियो पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना 1988 में ही ऐसा कर चुकी है। न्यूज़ 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के हालात के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल का सामरिक इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग है। इस टनल के बनने के बाद लद्दाख और लाहौल स्पीति अब 12 महीने देश से जुड़े रहेंगे। खबर है कि इसी महीने के आखिर हफ्ते में पीएम मोदी इस टनल का उद्घाटन कर सकते हैं। बीआरओ की अगुवाई में बनी ये सुरंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। खास बात यह है कि सामरिक नजरिए से यह सुरंग बेहद अहम साबित होने जा रही है। दुश्मन का दम निकालने वाली टनल तैयार। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया। चीन से जारी तनाव के बीच न्यूज़ 18 इंडिया के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल को तैयार कर लिया गया है। हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली ये पहाड़ी सुरंग 12 महीने बिना किसी मौसमी बाधा के चलती रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है, क्योंकि एक तो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में हैवी स्नोफॉल होने के कारण और एवलांच एक्टिविटी होने के कारण ये रोड करीब 6 महीने जो है के लिए कट ऑफ हो जाती थी। और वहाँ उस क्षेत्र के लोग जो हैं 6 महीने तक पूरे देश से कट ऑफ हो जाते थे। अब ये जो है उनको 12 महीने की लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई 10,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी सुरंग के जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो गई है। इतना ही नहीं, रोहतांग पास से लेह तक पहुंचने में जो दूरी पहले लगती थी, अब उस दूरी में 3 घंटे कम लगेंगे। इस सुरंग को बनाने में करीब 10 साल का वक्त लगा है। और इतना ही नहीं, इस सुरंग में 12 बेहद हाईटेक फीचर्स भी लगाए गए हैं। करीब 50 किलोमीटर की दूरी और टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि गाड़ियों को रोहतांग पास में चढ़ना पड़ता था, फिर वहाँ से उतरना पड़ता था, तो काफ़ी टीडियस जर्नी होती थी। तो वो करीब 3 घंटे की जर्नी में करीब उनको फ़ायदा हुआ टाइम वाइज, और लंबाई के हिसाब से 50 किलोमीटर का फायदा। अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इस टनल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इस टनल को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि किसी भी मौसम में लेह तक आसानी से अब पहुंचा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के पास ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक अटल टनल एक ऐसी टनल साबित होने जा रही है जो कि भारी से भारी बर्फबारी के बीच भी मजबूती से डटी रहेगी। इस टनल को बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उसके जरिए साल के 12 महीने इस पूरे रास्ते पर वाहनों की आवाजाही कराई जा सकेगी। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद ही एलएसी तक पहुंचने के लिए एक नए हाईवे के विकल्प की तलाश शुरू कर दी गई थी और इसी तलाश में इस नए रूट को चिन्हित किया गया। अभी तक लेह पहुंचने के 2 रास्ते थे, श्रीनगर से लेह और मनाली से लेह, लेकिन ये दोनों ही रास्ते मौसम की मार झेलते रहते हैं। खासकर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान ये दोनों हाईवे महीनों तक बंद रहते थे। ऐसे में भारतीय सेना को एलएसी पर मौजूद अपने सैनिकों तक वायु मार्ग के जरिए ही जरूरी सामान पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अटल टनल के निर्माण के साथ ही जहां कई रास्ते आसान हो गए हैं, वहीं इस रूट के जरिए भारतीय सेना न सिर्फ तेजी से एलएसी तक पहुंच सकती है, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की जरूरत का सामान भी महज चंद घंटों में ही पहुंचाया जा सकेगा। हमारा ले जाने का रास्ता है आगे मनाली से सरचू से हम ले जाते हैं। उस रूट में कुल 4 पास थे
4 में से रोहतांग पास एक है, इसके अंदर टनल बन गई। उसके अलावा 3 पास है। अब उन पास के जो स्नो क्लियरेंस एक्टिविटी को हमें टैकल करने में अब इसके बनने के बाद काफ़ी आसानी होगी। तो हमारे जो ये रोड है काफ़ी लंबे पीरियड तक हमको अवेलेबल होगी। अब साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के निर्माण का ऐलान किया था। 10 साल की अथक कोशिशों के बाद ये मेगा प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो चुका है। एक्सपर्ट्स संभालेंगे आपका निवेश। सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में मनी कंट्रोल प्रो से जुड़िए और 15,000 रुपए तक के बेनिफिट पाएं। ऑफर के आखिरी 2 दिन। अभी सब्सक्राइब करें कूपन कोड freedom365।